तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इसके अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पहला अपना इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है ये हम इस पिक्चर से समझ सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म अगर हम देखें तो पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुत फॉर्म्स, यानी कि उसके स्वरूप। तो अगर देखा जाए तो ये दो टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग होती है सी प्लस प्लस के अंदर। पहला है हमारा स्टैटिक और दूसरी जो होती है वो होती है डायनेमिक। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जबकि डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है हमारे वर्चुअल फंक्शन, यानी वर्चुअल फंक्शन ना कि हम लोग डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। आज जो हमको लेकिन पढ़ना है वो हमको पढ़ना है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो कि एक टाइप की स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग से। ये क्या होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक प्रोग्राम, और प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम लोग करना चाह रहे हैं और ऐसी क्या समस्या आती है जिससे कि हम लोगों को ऑपरेटर ओवरलोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, या हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का उपयोग करके क्या कर सकते हैं। तो पहले मैं अगर आपको बता दूं पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो मान लीजिए कि आप एक कोई चीज़ है उसके आप अलग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं। एक कोई चीज़ अगर उसके आप अलग अलग मीनिंग निकालते हैं तो भी वो एक टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म है। जैसे कि मैं कहूँ राइट, तो राइट का मतलब हो सकता है आपके लिए दायां हो, राइट, राइट साइड हो सकता है। राइट का मतलब आपके लिए अधिकार हो, राइट, दिस इज़ माई राइट। या मैं कहूँ यू आर राइट, यानी कि आप सही हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको क्या समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में एक ऑपरेटर से अलग अलग टाइप के काम करा रहे हैं। तो ये क्या काम है वो हम इसको पहले देखते हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में पहला जो हम लोग एग्जांपल लेंगे वो हम लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का। और कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना क्या होता है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं है पता। देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा 3 और ये लिखा है आपने 4। ये आपके पास दो नंबर हैं, और इसी तरीके से आपके पास एक नंबर और है 5 और 3। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 + 3 7 होगा, 5 और 3 8 होगा। इन दोनों नंबर को अगर इस तरीके से भी ऐड करेंगे तो भी यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 7। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसमें एक इमेजिनरी पार्ट जोड़ दूँ, यानी कि मान लीजिए इसके साथ आपके पास एक आई लगा है, इसमें भी आपके पास आई लगा है, तो यहाँ हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। यानी कि ये जो आपका आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए इस तरीके का, 8 + 7 आई। तो अगर हमको ये करना है तो क्या हम प्लस का साइन यूज़ करके कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लस जो है वो क्या करता है, जब हम दो नंबर को जोड़ते हैं, मान लीजिए आप दो नंबर जोड़ते हैं, यहाँ पे आप लिख लेते हैं C1 = अगर आप लिखते हैं C2 + C3, तो क्या होता है, ये चेक करता है कंपाइलर कि ऐड होने वाले ऑपरेंड जो हैं वो प्रिमिटिव हैं कि नहीं, यानी कि ये और ये प्रिमिटिव हैं कि नहीं। और अगर ये नॉन प्रिमिटिव हुए तो फिर ये क्या होगा, ये एरर देगा। उस केस में हम क्या करेंगे, ऑपरेटर जो अपनी प्लस है इसकी एक अलग डेफिनेशन बनाएंगे और उसी को हम लोग कहेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो प्रोग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। फटाफट से एक मैं प्रोग्राम आपके लिए बनाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया एक प्रोग्राम बनाना, और जल्दी से हम लोग यहाँ पर प्राइवेटली इसको डिफ़ाइन करते हैं। दो वेरिएबल लेता हूँ मैं, a और b, जो कि है हमारे इंटीजर टाइप के। और अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void set data।
और इसके अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा इंट में x और इंट के अंदर y। और ये हमने इसको यहाँ पर फंक्शन को स्टार्ट किया है। यहाँ मैं a को असाइन कर देता हूँ x और b को असाइन कर देता हूँ y। ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूँ बंद। यहाँ मैं एक फंक्शन और बनाऊंगा void शो डेटा, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे एक आउटपुट स्टेटमेंट सी आउट बी इक्वल टू, और यहाँ लिख देंगे हम लोग बी। इसे मैं बंद कर देता हूँ और ये हमारा फंक्शन बंद हो गया। चलिए, अब मैं एक काम करता हूँ, पहले बना लेता हूँ अपना एक मेन फंक्शन, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो पहले हमको जो काम करना है उसके लिए मैं एक मेन फंक्शन बना लेता हूँ। ये इसको मैं यहीं पर टर्मिनेट ही कर देता हूँ। चलिए आ जाते हैं हम लोग void मेन पर। ये जीनी है, यहाँ मैं इंट मेन कर लेता हूँ। चलिए इंट मेन, और CLR स्क्रीन क्लियर करने के लिए लगाना चाहें आप तो लगाएं, नहीं तो नहीं लगाएं। अब ये देखिए यहाँ पर एक मैं क्या करता हूँ, कॉम्प्लेक्स जो हमारी क्लास है इसके 3 ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, C1 C2 और C3। चलिए, अब हमको कराना क्या है, हमको कराना है C1 डॉट सेट डेटा और सेट डेटा के अंदर हम वैल्यू पास कर सकते हैं। 2 वैल्यू पास कर सकते हैं हम लोग, तो इंट की x और y। तो 2 नंबर मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। 2 नंबर पास कर देता हूँ मैं 2,3 और यहाँ एक ऑब्जेक्ट और है हमारा C2, और C2 के अंदर मैं 2 वैल्यू और पास कर देता हूँ। C2 भी अपना सेट डेटा को कॉल करेगा और वैल्यू पास करेगा, मान लीजिए 3 और 4। चलिए, अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और बनाया है हमने C3। अब C3 का काम क्या है, C3 का काम है हमारा C1 डॉट ये ऐड फंक्शन। अब आप कहेंगे ऐड फंक्शन तो बनाया नहीं है, तो ऐड फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले ऐड फंक्शन बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग C3 से हमको एक काम और कराना है, शो डेटा भी कराना है। तो शो डेटा ये हो गया हमारा एक काम, और यहाँ हम लोग कर देंगे रिटर्न 0। चलो, ये ब्रैकेट यहाँ बंद कर देता हूँ मैं। तो ये मेन फंक्शन में हमारा ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अच्छा, अभी हमको क्या करना है, देखिए ये हमको ऐड कराना है। ऐड क्या कैसे कराना है, हमको ऐड कराना है ये 2 नंबर जो दिए हैं, इन दोनों नंबर को ऐड कराना है। लेकिन जो ऐड होगा ये किस तरीके से ऐड होगा, ये अपना ऐड होगा 2 + 3 और 3 + 4, यानी कि 3 और 2, ये 2 और 3 ऐड हो गए, ये आएगा 5, और 4 और 3 ऐड होगा, ये आएगा 7। इस तरीके से ये ऐड हमको कराना है। तो यहाँ a की जो वैल्यू है, वो अपनी हो जाएगी 3 और 2 5, और b की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 7। तो ये कराना है हमको, लेकिन अभी हमने इमेजिनरी पार्ट इसमें जोड़ा नहीं है। तो अभी आप देखते जाइए हमको क्या करना है, अभी हम उस पर आएंगे। पहले आप इस प्रोग्राम को देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग बना देते हैं एक फंक्शन ऐड नाम का। कहाँ बना दूँ, यहीं बना देता हूँ। चलिए, और इसके अंदर ये C को पास करा देता हूँ। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं जी, नहीं। चलो,
इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल और कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं यहाँ पर टेम्प नाम का एक ये बना देता हूँ और टेम्प से मैं कॉल करता हूँ डॉट ए इक्वल टू ए। अब यहाँ देखते जाइए आप, ए प्लस सी डॉट ए। अभी ये क्या है ये मैं आपको बताऊँगा। इसी तरीके से टेम्प डॉट बी। अब ये बी की वैल्यू यहाँ कौन सी वैल्यू असाइन होगी, ये होगा बी प्लस सी डॉट बी। देख, और यहाँ मैं रिटर्न करा देता हूँ। किसे रिटर्न करा देंगे हम लोग, जी हाँ, टेम्प को हम लोग रिटर्न करा देंगे। ये काम हो गया हमारा। इस ब्रैकेट को मैं बंद कर देता हूँ। चलिए अब इसको मैं समझ लेते हैं हम लोग, ये क्या किया है हमने। ये जो है, ये वाला जो ए है ये C1 का ए है और ये जो है ये C2 का ए है। इन दोनों का ऐड जो हो रहा है ये इसमें जा रहा है। इसी तरीके से ये C1 का बी है और ये C2 का बी है। C1 और C2 का बी कौन सा है, ये देखिए, ये नीचे अगर हम देखें इसको तो ये देखो, ये C1 का ए है। C1 का ए कौन सा है, C1 का ए है 2, तो ये है 2 और ये है C2 का, C1 का बी। C1 का बी क्या है, ये 2 और 3, और ये है 3 और 4, यानी कि ये C2 का, ये C1 का ए और C2 का ए। इसी तरीके से ये C1 का बी और C2 का बी, ये C1 का बी और C2 का बी। C2 यानी कि ये क्लियर हो गया ये। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको मैं रन करके देखता हूँ क्या होता है। से मैं कंपाइल करता हूँ। एक एरर आई है, CLR was listed in the scope। क्या प्रॉब्लम है, चलिए इसको मैं हटाता हूँ, फिर से रन करता हूँ। ये हमारा कंपाइल हो गया है। अब मैं इसे बिल्ड करूँगा। ये बिल्ड हो गया है और रन करके इसे मैं देखता हूँ एक बार कि क्या ये सही से रन हुआ। चलिए तो एग्जीक्यूट हमने करा दिया यहाँ पर और कुछ अलग ही रिज़ल्ट आया है। चलिए इसे मैं चेक करता हूँ और सही करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आई है और ऐसा आउटपुट क्यों आया है। तो यहाँ हम लोगों ने एक चीज़ अभी नहीं लगाई है और जो कि हमको लगाना थी वो था हमारा, अभी हम लोग इसको C3 को डिफ़ाइन करेंगे और C3 में क्या जाएगा जो हम भूल गए कि C1 डॉट, यहाँ हमने अब फंक्शन अपना बना दिया है ऐड नाम का और ऐड के अंदर हम लोग डाल रहे हैं C2 को। ठीक है, अब देखिए, अब इस लाइन को अब अगर आप समझें तो ये C3 के अंदर क्या वैल्यू जा रही है, C1 डॉट ऐड C2, ऐड फंक्शन जो कि ऊपर था यहाँ पर। अब इसको मैं करता हूँ रन, तो रन होने पे क्या होना चाहिए, देखिए रन होने पर जो हमारा ऐड फंक्शन है वो चलेगा और ये ऐड कर देगा किसको, देखिए ये पहले C1 का ए, C2 का ए, C1 का बी और C2 का बी, इनको ऐड कर देगा, यानी कि A इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5 और B इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7। तो फटाफट से मैं इसे करता हूँ पहले रन, और रन करके देखते हैं हम लोग कि क्या होता है। ये मैंने कंपाइल कर दिया है, बिल्ड कर दिया है और इसे करता हूँ मैं एग्जीक्यूट। तो देखिए ये A इक्वल टू 5 और B इक्वल टू 7 इसने प्रिंट कर दिया है। A इक्वल टू 5 और B इक्वल टू 7 प्रिंट हुआ है। इसका मतलब है कि ये इसने प्लस कर दिया। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी जो हमारा ऊपर फंक्शन था इसका नाम था ऐड। ये जो चीज़ है अब ये थोड़े समझने वाली है। इसको अगर मैं ऐड का नाम बदल के कुछ और लिख दूं तो क्या होगा, सीधी सी बात है, आप कहेंगे कि यहाँ ऐड की इधर इसकी जगह कुछ और लिखना पड़ेगा, जो आपने नाम लिखा है, सम लिखा है, जो भी लिखा है।
लेकिन अगर यहाँ मैं ऐड की जगह प्लस लिख दूं तो अच्छा, अगर प्लस लिखने से क्या होगा? प्लस लिखने से सीधी सी बात है एरर आएगी, क्योंकि प्लस तो एक ऑपरेटर है। लेकिन अगर प्लस ऑपरेटर की तरह इसका भी काम अगर करने लगता तो क्या होता? मतलब अगर हम इसको ऑपरेटर सिंबल को फंक्शन का नेम की तरह यूज़ करना चाहते तो क्या हम कर सकते हैं? इसका जवाब है जी हाँ, हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग ऑपरेटर कीवर्ड इसके आगे लिखना पड़ेगा। इससे होगा क्या हमको? देखिए यहाँ हम लोग C1 और ये सब लिख रहे हैं। कितना अच्छा होता अगर मैं इसको C3 की इक्वल टू लिखकर C1 प्लस C2 लिख देता सीधा। लेकिन क्या अभी ये काम करेगा? अभी ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? अभी ये काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अभी हमारे पास कंपाइलर में इसकी एक डेफिनेशन है प्लस की। ये दोनों तरफ चेक करेगा कि ऑपरेटर प्रिमिटिव है या नहीं। अगर ये प्रिमिटिव नहीं होंगे तो इनको ये ऐड नहीं करेगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो इस केस में हम लोग देखिए क्या करते हैं। ऐसे केस में हम लोग करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का काम करेंगे हम लोग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो प्लस है इस नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। लेकिन हम फंक्शन कैसे बना सकते हैं? इसके आगे हम लोग ऑपरेटर ऐसा लिखने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ये जो लाइन है इसे मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? अगर ये फंक्शन है तो फंक्शन लिखने का एक तरीका जो है वो है C3 इक्वल टू C1 और यहाँ हम लगाएंगे डॉट। उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा ऑपरेटर, यानी कि ये फंक्शन का नाम क्या है? ऑपरेटर प्लस, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में C2 जिसको हमको ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर एक C++ की एक खासियत है कि अगर मेंबर फंक्शन एक ऑपरेटर है तो हमको उसको कॉल करने के लिए डॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसे भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसके लिए एक तीसरी लाइन लिख देता हूँ। मतलब अगर ये एक ऑपरेटर है यानी C3 इक्वल टू हमारा ये जो ऑपरेटर प्लस है, ये मेंबर फंक्शन एक ऑपरेटर है, तो हम लोगों को इसको डॉट नहीं लगाना पड़ेगा। यानी डॉट नहीं लगाएंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे? C1। अब डॉट नहीं लगाऊंगा मैं, यानी कि डॉट हटा देता हूँ। चलिए, तो क्या लगाऊंगा? ऑपरेटर प्लस लगाऊंगा। ये इसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेला लिख सकते हैं प्लस और उसके बाद C2, ऐसा भी लिखा जा सकता है और ये काम करेगा। चलिए, मान लीजिए कि अगर यहाँ ऑपरेटर हम लोगों ने यूज़ नहीं किया, इसकी अगर हमारा फंक्शन सेम वही होता है ऐड नाम का, और तब अगर मैं इसको C3 इक्वल टू C1 प्लस C2 करने की कोशिश करता तो क्या ये पॉसिबल था? देखिए, लग तो रहा है कि ये चीज़ हो सकती है क्योंकि C1 है C2 है, इन दोनों को ऐड करना है तो 2 और 3 और 4 और 7 को ये दोनों को ऐड कर सकता है। लेकिन जब मैं इसे ऐड करने जाऊंगा तो देखिए ये क्या करेगा। चलिए मैं इसे कंपाइल करता हूँ, और ये कंपाइल होते ही ये देखिए इसने एरर दे दी है। ये एरर इसने दी है, कॉम्प्लेक्स इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम दिस। तो ये एरर इसलिए दी है क्योंकि ये कंपाइलर चेक कर रहा है कि ऐड होने वाले ऑपरेंड प्रिमिटिव नहीं है, ये नॉन प्रिमिटिव हैं, इसलिए ये एरर दे रहा है। तो उस केस में हम लोगों ने क्या किया है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग करी है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए हमने क्या किया था? ये ऑपरेटर लिखने के बाद प्लस साइन लिख दिए थे और प्लस साइन को यानी कि प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। C++ के अंदर ओवरलोड किन किन को करा जा सकता है? तो C++ के अंदर ओवरलोड हम उन सभी को कर सकते हैं जो C में एक वैलिड ऑपरेटर थे। C लैंग्वेज के अंदर जो एक वैलिड ऑपरेटर थे उन सभी को आप ऑपरेट और ओवरलोड कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं C++ में जिनको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते, वो है हमारा साइज़ ऑफ को हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते, और दूसरा हमारा जो है ये ऑपरेटर, तो इन दोनों को हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते। बाकी सभी को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने इसको कर दिया है, और C3 इक्वल टू C1 प्लस C2 डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। तो अब देखते हैं क्या ये काम करेगा, यानी इसको मैंने बिल्ड किया, देखिए ये हो गया है। और अब मैं इसे कंपाइल करने के बाद इसको मैं ये एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए A इक्वल टू B और B इक्वल टू 7 इसने प्रिंट कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें I भी ऐसा जोड़ सकते हैं।
तो ये देखिए a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 7i, ये इस तरीके से ऐड इसने कर दिया है। रियल पार्ट रियल को ऐड हुआ है और इमेजिनरी पार्ट अपना इमेजिनरी से हुआ है। तो ये थी हमारी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम लोगों ने सीखा था क्यों। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमारा है पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट, और ये हम लोग स्टैटिक अपनी पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग और वर्चुअल फंक्शन के बारे में। तो ये वीडियो यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।